हेलो फ्रेंड्स, नो इकोनॉमिक्स जानिए अर्थशास्त्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अर्थशास्त्र में अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द स्टैटिक और डायनेमिक यानी स्थैतिकी और प्रवैगिकी का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ते समय जगह जगह पर स्टैटिक और डायनेमिक यानी कि स्थैतिकी और प्रवैगिकी शब्द का इस्तेमाल जरूर देखा होगा। आज हम इसी स्टैटिक और डायनेमिक कॉन्सेप्ट को एक दूसरे से कंपेयर करते हुए यानी कि तुलना करते हुए समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें पहला बेसिस जिस पर कि इकोनॉमिक स्टैटिक और इकोनॉमिक डायनेमिक की तुलना की जा सकती है वह है समय यानी कि टाइम एलिमेंट। दोस्तों, स्टैटिक इकोनॉमिक एनालिसिस यानी कि स्थैतिक आर्थिक विश्लेषण में समय तत्व यानी कि टाइम एलिमेंट पर ध्यान नहीं दिया जाता है, इसे इग्नोर कर दिया जाता है। जब एक इकोनॉमिक थ्योरी को स्टैटिक मानकर उसका विश्लेषण किया जाता है तो इसका मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर थ्योरी में बतलाए गए सभी इकोनॉमिक वेरिएबल यानी कि सभी आर्थिक चरों को किसी दिए हुए समय से संबंधित मान लिया गया है। यानी यह मान लिया जाता है कि इन इकोनॉमिक वेरिएबल पर समय की वजह से कोई चेंज नहीं हो रहा है। या फिर हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि स्टैटिक इकोनॉमिक एनालिसिस में इकोनॉमिक वेरिएबल किसी खास समय या एक ही समय या किसी दिए हुए समय से संबंधित है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सिंपल सप्लाई फंक्शन को दिखलाया गया है, एस टी इज इक्वल फंक्शन ऑफ पी टी। मान लीजिए कि यहाँ टी प्रेजेंट टाइम यानी कि वर्तमान समय को दिखला रहा है। तब एस टी इज इक्वल टी समय में यानी वर्तमान समय में पूर्ति का स्तर है। पी टी इज इक्वल वस्तु की प्रेजेंट कीमत है, वस्तु की वर्तमान कीमत है। एस टी इज इक्वल फंक्शन ऑफ पी टी का मतलब है कि पी टी कीमत पर यानी वर्तमान समय की कीमत पर एस टी वर्तमान पूर्ति की मात्रा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट कीमत ही प्रेजेंट सप्लाई को तय कर रही है। अब इस डायग्राम पर नजर डालिए। यहाँ मांग और पूर्ति के एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम को दिखलाया गया है। ई संतुलन का बिंदु है जहाँ ओ पी टी कीमत पर ओ एम टी मात्रा की पूर्ति की जा रही है। यहाँ ओ पी टी वर्तमान कीमत है और ओ एम टी वर्तमान कीमत पर पूर्ति की मात्रा है। एक स्टैटिक एनालिसिस की खास बात यह है कि यहाँ इकोनॉमिक वेरिएबल जैसे कि यहाँ पूर्ति और कीमत है किसी खास पॉइंट ऑफ टाइम से संबंधित होते हैं। यानी किसी दिए हुए समय की पूर्ति उसी दिए हुए समय से संबंधित होती है। इनमें जरा भी टाइम का डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन एक डायनेमिक एनालिसिस यानी कि प्रायोगिक विश्लेषण इसके ठीक उलट होता है। किसी थ्योरी के डायनेमिक एनालिसिस के दौरान यह मान लिया जाता है कि थ्योरी में बतलाए गए सभी इकोनॉमिक वेरिएबल यानी सभी आर्थिक चरों का संबंध विभिन्न समय बिंदुओं से होता है, अलग अलग टाइम इंटरवल से होता है। उदाहरण के लिए इस सप्लाई फंक्शन को ले लीजिए, एस टी इजिकल फंक्शन ऑफ पी टी माइनस वन। इसका मतलब है कि एस टी यानी वर्तमान समय की पूर्ति पी टी माइनस वन यानी पिछले साल की कीमत पर निर्भर करता है। अगर हम टी माइनस वन को पिछला साल मान लें तो आप इसे इस डायग्राम की मदद से भी समझ सकते हैं। यहाँ ई संतुलन बिंदु है और ओ एम टी वर्तमान समय की पूर्ति का स्तर है जो कि ओ पी टी माइनस वन यानी पिछले साल की कीमत पर निर्भर कर रही है। ऐसा अक्सर कृषि उत्पादों की पूर्ति के संबंध में देखने को मिलता है। मान लिया जाए कि इस साल किसानों को लहसुन यानी कि गार्लिक की बाजार में अच्छी कीमत मिली, तो किसान अगले साल भी लहसुन की अच्छी कीमत मिलने की उम्मीद में लहसुन की अच्छी पैदावार कर देते हैं। अब अधिक पूर्ति की वजह से वर्तमान में लहसुन की कीमत घट जाती है और जब अगले साल लहसुन की अच्छी कीमत नहीं मिलती है तो उसके अगले साल किसानों में लहसुन उगाने के प्रति इच्छा कम हो जाती है और उस साल कुल पूर्ति के कम हो जाने की वजह से फिर से लहसुन की कीमत बढ़ जाती है। इस प्रकार कृषि उत्पादों के केस में पिछले साल की कीमत इस साल की पूर्ति को तय करती है और इस साल की कीमत अगले साल की पूर्ति को तय करती है। यानी एग्रीकल्चर में, कृषि में कीमतों का निर्धारण एक डायनेमिक प्रोसेस के तहत होता है। इसमें वेरिएबल्स अलग अलग टाइम से संबंधित होते हैं।
एक स्टैटिक और डायनेमिक विश्लेषण में अंतर का दूसरा मुख्य आधार प्रोसेस ऑफ चेंज इन इक्विलिब्रियम हो सकता है। चलिए इसे डायग्राम की मदद से समझते हैं। डायग्राम में OZ समस्त पूर्ति यानी कि एग्रीगेट सप्लाई की रेखा है और C+I समस्त मांग यानी कि एग्रीगेट डिमांड की रेखा है। शुरू में संतुलन E1 बिंदु पर है जहां राष्ट्रीय आय का स्तर OY1 के बराबर है। अब अगर मान लिया जाए कि रोजगार का संतुलन स्तर EF बिंदु पर है तो उसे हासिल करने के लिए समस्त मांग को बढ़ाना होगा। अगर समस्त मांग C+I से बढ़कर C+I' हो जाए तो पूर्ण रोजगार का संतुलन OEF प्राप्त किया जा सकता है। तब राष्ट्रीय आय का संतुलन स्तर OYF होगा। एक स्टैटिक एनालिसिस हमें सिर्फ यह बतलाती है कि किसी समय संतुलन का स्तर क्या है और इन दोनों संतुलन बिंदुओं के बीच क्या संबंध है। यानी स्टैटिक एनालिसिस के अनुसार शुरू में संतुलन E1 बिंदु पर है और समस्त मांग के बढ़ने पर संतुलन EF बिंदु पर चला गया है, जहां की राष्ट्रीय आय और समस्त मांग का स्तर पुराने संतुलन बिंदु से अधिक है। लेकिन एक स्टैटिक एनालिसिस हमें यह नहीं बतलाती है कि राष्ट्रीय आय के E1 संतुलन बिंदु से EF संतुलन बिंदु तक जाने की पूरी प्रक्रिया यानी कि होल प्रोसेस क्या है। जबकि एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम एनालिसिस हमें विभिन्न संतुलन बिंदुओं के बीच पहुंचने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी देता है। जैसे कि जब निवेश बढ़ाया जाता है तो गुणक प्रक्रिया के कारण राष्ट्रीय आय बढ़ती है जो समस्त मांग को बढ़ाता है। मांग में वृद्धि को पूरा करने के लिए उत्पादन में वृद्धि की जाती है जो फिर से निवेश और राष्ट्रीय आय में वृद्धि कर देता है और यह प्रक्रिया अलग अलग संतुलन बिंदुओं से होते हुए आखिर में EF संतुलन बिंदु तक पहुंच जाती है। इस तरह डायनेमिक इक्विलिब्रियम एनालिसिस में एक इक्विलिब्रियम पॉइंट से दूसरे इक्विलिब्रियम पॉइंट तक पहुंचने के प्रोसेस की व्याख्या की जा सकती है, जबकि स्टैटिक इकोनॉमिक एनालिसिस में दो इक्विलिब्रियम पॉइंट के बीच केवल तुलना की जा सकती है या उस पूरे पाथ की व्याख्या नहीं करता है। यही वजह है कि डायनेमिक एनालिसिस को ज़्यादा रियलिस्टिक लेकिन जटिल और स्टैटिक एनालिसिस को कम रियलिस्टिक लेकिन थ्योरी को समझने और समझाने के लिहाज से आसान समझा जाता है। दोस्तों, असल में इकोनॉमिक स्टैटिक और इकोनॉमिक डायनेमिक कोई नियम या सिद्धांत नहीं है। यह तो किसी थ्योरी को समझने की एक विधि मात्र है, एक मेथड है। यानी यह मान करके कि इकोनॉमिक वेरिएबल्स स्टैटिक हैं या डायनेमिक हैं किसी थ्योरी की व्याख्या की जाती है। इसलिए यह कहा जाता है कि जब कोई विश्लेषण स्टैटिक है तो इसका मतलब है कि वह डायनेमिक नहीं है। ये दोनों असल में एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं इससे हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है नई वीडियो बनाने में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।